ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हो रहे मतदान के साथ ही 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का बिगुल बजेगा और हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए कल मतदान होगा और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, प्रत्याशी हैं, इन सीटों के लिए वे दावेदार हैं और 11 जिले जो हैं उनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ ये जिले शामिल हैं। लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता इस चरण में वोट डालने के लिए योग्य होंगे और मतदान का समय सुबह 7 बजे शुरू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और कुल मिलाकर 26,027 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। कल की मतदान की तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील, चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य इंतजाम, इस पर हमारे श्रोताओं को और कल के मतदान के बारे में एक ब्यौरा दें। चुनाव आयोग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार जो है कोविड के साए में चुनाव हो रहा है और इस संक्रमण से भी बचना है और मताधिकार और लोग मताधिकार का सुरक्षित रहकर प्रयोग कर सकें, बिना किसी भय के प्रयोग कर सकें, निष्पक्ष मतदान भी कराना है। तो एक प्रकार से चुनाव आयोग के लिए ये पहले चरण का मतदान बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डालेंगे। लगभग 2 करोड़ 28 लाख, जैसा कि आपने चर्चा की, 2 करोड़ 28 लाख वोटर हैं यहाँ पर और इन वोटरों को कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सभी मतदेय स्थलों पर डूज और डोंट्स भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चुनाव आयोग ने इन जगहों पर इसी वजह से, चूंकि कोविड का संक्रमण था, इसलिए मतदाताओं की संख्या हर मतदेय स्थल पर कम कर दी है। लगभग 1250 तक ही अधिकतम संख्या रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदाताओं के लिए, वोटरों के लिए सभी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। हम जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको लेकर के चर्चा हुई बहुत। तो इन सब चीजों के मद्देनजर लगभग 50,000 के करीब जो है सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और लगभग 26,000 के आसपास मतदेय स्थल हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको ये हम बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार जो है आखिरी का घंटा कोविड पीड़ित लोगों के लिए रखा है। जो वोटर ऐसे हैं जिनको अगर कोविड का संक्रमण है तो वो शाम के आखिरी 1 घंटे में अपना वोट डाल सकेंगे। जो किट मतदान कर्मियों को दी जा रही है उसमें सैनिटाइजर, मास्क और तमाम ऐसी चीजें हैं कोविड से संक्रमण से बचाव के लिए। इसके अलावा जो फेस शील्ड होती है वो है, ग्लव्स हैं, फेस मास्क है, थर्मल स्कैनर है, इस तरह चीजों की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग बिना संक्रमित हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया। मिस्टर रावत, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीटें हैं उनमें इन 58 सीटों का क्या महत्व है और किस तरह उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव का पहला चरण अहमियत रखता है। कोई भी जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, तो जो पहला चरण होता है उससे आने वाले जो चरण होते हैं उसका एक मोमेंटम बिल्डअप होने लगता है। तो जो विभिन्न पार्टियां और जो विभिन्न कैंडिडेट जो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसका जो एक फीडबैक उन पार्टियों को मिलता है, तो एक तरह से ये एक नींव रखने का काम करता है उन पार्टियों के लिए। और क्योंकि ये जो पहला चरण हो रहा है ये उन इलाकों में हो रहा है जो वेस्टर्न यूपी के, खासतौर से जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उनमें हो रहा है, तो इस मामले में ये अहम हो जाता है ये पहला चरण, क्योंकि एक तो ये मोमेंटम को बिल्डअप करता है सारी पार्टियों के लिए, पोलिंग जो अलग अलग चरण आते जाएंगे। दूसरा, क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन का परसेंटेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी जो अंचल हैं उनसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो किस तरह से वोटिंग का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा सबके लिए अहम रहेगा। मिस्टर रावत, प्रमुख राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए और अपने घोषणा पत्र में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों को उन्होंने शामिल किया है। एक जो अहम मुद्दा जो अक्सर हमने देखा कि घोषणा पत्र में सामान्य लगा, वो किसानों के लिए जो मुद्दे हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो या गन्ने के कीमत का समय पर भुगतान हो या किसानों के लिए सिंचाई की बिजली की व्यवस्था हो, इन सभी मुद्दों को उन्होंने शामिल किया है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि किसानों को लेकर जो घोषणा पत्र में विषय शामिल किए गए हैं वो इस चरण के लिहाज से कितने अहम हैं?
जैसे आपने अभी बताया कि जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेके बहुत सारी चुनावी घोषणाएं हुई हैं मैनिफेस्टो में, फ्रीबीज का जो बताया गया है, तो ये सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सब देखें तो एक कृषि आधारित राज्य है। खैर पूरा भारत ही है, लेकिन यूपी में उसकी जो है परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि औद्योगिकीकरण यूपी में थोड़ा सा कम है कई राज्यों की अपेक्षा। तो सारी पार्टियों का ये रहता है कि वो कैसे किसानों से जुड़े मुद्दों को सही प्रकार से रखें, क्योंकि ये भी देखने में आता है कि जो वोटिंग होती है वो ग्रामीण अंचलों में उसका परसेंटेज हमेशा कमोबेश ज्यादा रहता है अगर शहरी से। तो इसलिए भी जो है पार्टियां किसानों के और कृषि क्षेत्रों के मुद्दों को उठाती है और इसी चीजों को रिफ्लेक्ट किया गया है इनके मैनिफेस्टो में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। बसपा तो वैसे अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है, पहले कभी नहीं किया उसने, लेकिन वो भी अपनी चुनावी बातों में कहते आए कि किसानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। तो वेस्टर्न यूपी प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट अपेक्षा वेस्टर्न यूपी थोड़ा सा कंपेरेटिवली इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेटर है, और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ होने के वजह से जो वेस्टर्न यूपी का फूड प्रोसेसिंग है और जो गन्ना बेल्ट है वो बहुत अच्छी तरह से पोषित करता है उसको आर्थिक रूप से। तो इसलिए भी सारी पार्टियां, चाहे वो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है, वो किसानों के मुद्दे वो कर रही है कि वो दिखाना चाहती है कि उसके एजेंडा में किसान और कृषि क्षेत्र हमेशा रहता है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस तरह से उसको रख रही हैं कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसने किसानों की अनदेखी की है। खासतौर से वो यूनियन बजट की भी बातें करती हैं कि उसमें भी किसानों को कुछ नहीं मिला, इस सब चीजों के आरोप लगते हैं। तो कल जो वोटिंग होगी तो उसमें किसानों का मुद्दा बहुत अहम है। आज कांग्रेस ने जारी किया था, कल भाजपा और सपा ने जारी किया था, उसमें किसानों के मुद्दे प्रमुख रूप से थे, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे गन्ना किसानों की समय पे भुगतान की बात हो, चाहे फ्री बिजली देने की बात रही हो या फिर उनके कर्जे माफ करने की बात रही हो, ये सब बहुत अहम रूप से जो है दिखाई पड़ते हैं। मिस्टर रावत, हमने देखा भी कि प्रचार में कई राजनीतिक दलों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से रखा और इस क्षेत्र में विशेष रूप से, और उधर लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए दूसरे विकास कामों को भी अपने प्रचार में रखा। जैसे जेवर में अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, और दूसरी तरफ जो दूसरे दल हैं वो किस तरह से किसानों और दूसरे मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं। सही कह रहे हैं, भाजपा अपने जो एजेंडा लेके चली है उसमें सीधे सीधे किसानों की तो बात करती है, लेकिन बाकी जो औद्योगिकीकरण की बात जो करती है या मूलभूत सुविधाओं की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की बात करती है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, जब बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं ज्यादा रहती हैं तो औद्योगिकीकरण ज्यादा होता है। औद्योगिकीकरण से ज्यादा होने से नौकरियां मिलती हैं, कृषि क्षेत्र को भी उससे सीधा सीधा लाभ इस तरह से मिलता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आने लगती हैं। किसानों के जो उत्पाद हैं वो बहुत तेजी से एक्सप्रेसवे के द्वारा जो है बहुत तेजी से दूसरे अंचलों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे मंडियों में तेजी से जा सकते हैं। और अगर एयरपोर्ट आता है जेवर का, तो एयरपोर्ट सिर्फ वो पैसेंजर के लिए नहीं होता है, कार्गो हब की तरह इसको डेवलप किया जाएगा जिसमें कृषि उत्पाद भी रहेंगे, औद्योगिक उत्पाद भी रहेंगे। तो इसको भाजपा लेके चलती है कि न सिर्फ हम किसानों को सीधे सीधे उनको सहूलियतें दे रहे हैं, चाहे वो उनको सस्ती बिजली देने से रिलेटेड हो या एमएसपी की बात हो, या एमएसपी का जो पूरा बास्केट है उसको बढ़ा के और भी फसलों के लिए एमएसपी दें। बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इसी तरीके की बात करती हैं कि किसानों की जो है उनको लाभकारी मूल्य मिले, उसको सुनिश्चित करें और उनको बिजली पानी की सुविधा दें, उनको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बातें हों। तो इस तरीके की बातें आप देखेंगे कि पहले भी होती आई हैं, लेकिन इस बार क्योंकि अभी जो एक हाल फिलहाल में जैसे किसानों का आंदोलन चला जो कि अब समाप्त हुआ है, लेकिन उस वजह से किसानों के मुद्दे और कृषि क्षेत्र जो है पूरा एक केंद्र बिंदु की तरह हो गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनावों में। तो इसको सारी पार्टियां इसको बहुत प्रमुखता से जनता के सामने रख रही हैं और किसान भी जागरूक हो गया है। आज के जमाने में सबके पास स्मार्टफोन है, सब व्हाट्सएप से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको भी कई चीजों की जानकारियां मिलती हैं। तो ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये शायद वोटिंग में भी देखने को शायद मिले कि वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे शायद इस बार। जी मिस्टर रावत, थोड़े से राजनीतिक समीकरणों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पिछले बार के पहले चरण से इस बार के पहले चरण की अगर हम तुलना करें तो पिछली बार भाजपा ने एक अच्छा खासा वोट शेयर हासिल किया था इन 58 सीटों पर, जो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 40% वोट शेयर मिला था, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र का भी था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हमें देखने को मिल रहा है। तो जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, उसे आप कैसे देखते हैं, क्या टिप्पणी है आपकी? समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था जो कि
जिसको जनता ने नकारा था। फिर 2019 में उन्होंने मायावती जी के साथ, बसपा के साथ गठबंधन किया, जो भी सिफर, उसका भी परिणाम सिफर ही रहा, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए। अब इस बार इन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। इसका मुझे लगता है कि इनकी सोच ये रही होगी कि क्योंकि किसानों का मुद्दा रहा था वेस्टर्न यूपी से ज्यादा उसका वो था, तो आरएलडी क्योंकि वेस्टर्न यूपी का प्रभुत्व इनका ज्यादा है, खासतौर से जाट समुदाय में, तो शायद समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा होगा कि किसानों का मुद्दा और जाट समुदाय को साथ लेके चलने को, आरएलडी को लेंगे तो शायद उनको इसका जो है बेनिफिट मिलेगा, उसको इनकैश कर पाएंगे। इसका जो है पूरा हम अनुमान तभी लगा सकते हैं जब पहले चरण के मतदान हो जाएं और उसका जो रुझान देखने को मिलेगा या जो वोटिंग का परसेंटेज किस तरह से बढ़ता घटता है उससे देखने को मिलेगा। हम उसको अभी पहले जो है पूर्वाग्रह करके उसको निश्चित नहीं कर सकते। इस बार जो है मुद्दे थोड़े से अलग हैं। कृषि का केंद्र बिंदु है इस समय, और जाट समुदाय का जो एक नाराजगी वाला एक नैरेटिव चलता है, सुनने को, देखने को मिलता है, पढ़ने को, मुझे लगता है वो थोड़ा जल्दी है। पहले के 1-2 चरण जब मतदान हो जाएंगे तब हम उसको बेहतर तरह से आकलन कर सकते हैं। अभी कुछ कहना मुझे लगता है जल्दी होगा। पिछले महीने जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, तो मिस्टर रावत, हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने कोविड की स्थिति को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिस मामले में प्रचार में हमने कुछ तब्दीलियां भी देखी इस बार। और बाद में निर्वाचन आयोग ने जो सभाएं हैं, बैठकें हैं, उनको लेकर छूट दी थी। तो शुरुआती चरणों के लिए प्रचार के मामले में इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह से अलग रहा? जैसे पैंडेमिक की वजह से पूरे सोसाइटी के जितने भी घटक हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगे, और क्योंकि चुनाव अभी राज्यों में हो रहे हैं तो इसलिए भी पैंडेमिक को लेकर जो भी सुरक्षा के नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनको देखते हुए चुनाव आयोग ने कई तरीके के प्रतिबंध लगाए या अपनी गाइडलाइंस जारी करी। और ये बड़ी अच्छी बात देखने को मिली कि जो जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें बहुत सही प्रकार से इसका फॉलो किया है, इसका मान रखा है, और नुक्कड़ सभाएं करके या खासतौर से घर घर जाके प्रचार करने का जो एक टेम्पलेट उभर के आया है, सोशल मीडिया द्वारा या डिजिटल रैली करके, इस तरीके की चीजें करके जो मतदाता को लुभाने के लिए जो प्रचार हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि सारी पार्टियों ने आपस में उनका एक दूसरे से कंपटीशन रहता है। लेकिन इस मामले में देखें तो सबने जो है चुनाव आयोग के पूरे नियम, जो जितने भी गाइडलाइंस दी थी, सबका पालन किया है। और खासतौर से डोर टू डोर कैंपेनिंग वाला जो एक टेम्पलेट आपने देखा होगा, वो यूपी में बहुत देखने को मिला, बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, और जिससे भीड़ भी नहीं हुई कहीं और लोगों तक बात भी पहुंची। और इस तरह भी अच्छा रहा कि वो नेता जो बड़ी बड़ी रैली करके मंच से संबोधित करते थे, वो घर घर गए, उन्होंने सीधे सीधे देखा जनता के जुड़े मुद्दे हैं या वहाँ की जो समस्याएं हैं, उन्होंने आंखों से देखा। तो मुझे लगता है ये रिफ्लेक्ट किया होगा उनके चुनावी घोषणा पत्रों में भी। और जो भी पार्टी सरकार बनाती है तो वो क्योंकि पैदल चल के वो गलियों में गए हैं, लोगों से घर घर जाके मिले हैं, तो ये जो आत्मीयता जो एक पनपी होगी, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। और जो सरकार जो भी बनाएगा इन बातों का ध्यान रखेगा और जनता के लिए और भी ऐसे कार्य करेगा कि उनकी जो मूलभूत जो उनकी समस्याएं हैं, खासतौर से जो उनके रहन सहन को लेके, साफ सफाई को लेके, वो चीजें बहुत बेहतर तरह से उसका निवारण करने की दिशा में काम करेंगे। और कल हो रहा मतदान, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल्स मतदाताओं के लिए भी जारी किए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं निर्वाचन आयोग ने, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको कोविड किट भी दी हैं, जिससे कि स्मूथली चुनाव हो, मतदान हो। और उसके अलावा जो भी वहां मतदान केंद्रों पर मतदाता आएंगे, उनको भी कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर अपना मत देना होगा। तो जो कल का मतदान होने वाला है, उसमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि 2 साल, क्योंकि 2020 से कोविड आ गया था, पहली वेव आई थी, फिर पिछले साल सेकेंड वेव आई थी, अभी ओमिक्रॉन का खतरा भी पूरी तरह से टला भी नहीं है, तो जनता भी इतनी जागरूक हो गई है। अगर आप देखें तो लोग स्वतः ही मास्क पहनते हैं, अपने साथ जेब में सैनिटाइजर की बोतल रख के चलते हैं, कई लोग एक एक्स्ट्रा मास्क भी रखते हैं कि अपना गिर गया या गंदा हो गया या कोई साथी उनका आता है जिसके पास मास्क नहीं तो उसको दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में जो गाइडलाइंस जारी करी है वो तो रहेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि जनता अपने आप में ही इतना पालन करती है कि ये एक मतलब डबल बेनिफिट की तरह काम करेगा कि जनता भी सुरक्षित रहे और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी ऊपर जाए और हमारा जो लोकतंत्र है उसको और भी मजबूती मिले। मिस्टर रावत, आप कार्यक्रम में जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।